सबसे पहले तो आपको अपनी जानकारी दे देता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है। मैं क्या काम करता हूं और कैसे इस मुसीबत में फंसा और इस समय मैं कहां पर हूं। पहले मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करता था। जंगल में रहना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और कई बार जानवरों से सामना भी हो जाता था। लेकिन मुझे जंगल में कैसे रहना है, कैसे बचना है, उसके बारे में पूरी जानकारी थी। काम तो मैं ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन हर जगह ईमानदारी काम नहीं आती। कुछ लोग बेईमान होते हैं और वो चाहते हैं कि बेईमान लोग ही उनके आसपास रहें। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा हो जाया करता था। मैं पूरी तरह से बताना नहीं चाहता कि जंगल में कैसी बेईमानी हो रही थी, लेकिन अपने सीनियर्स के साथ बार बार मेरा झगड़ा हो रहा था। जो वो करवाना चाहते थे मैं वो करना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे नौकरी से निकाला गया। उसके बाद क्या, मैं दोबारा ऐसा काम करना चाहता था जिससे मैं जंगल में जुड़ा रहूं। मुझे अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद है। पेड़ों के आसपास पंछियों की आवाज सुनाई दे रही हो, मैं पूरा दिन वहां पर बिताऊं, खाना चाहे मिले या ना मिले। जंगल में किन चीजों को खाया जा सकता है, किन चीजों को नहीं खाया जा सकता, यही तो सीखा था मैंने। कुछ समय तक मुझे लगने लगा था अच्छा काम जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन छोटे मोटे काम मिल तो पा रहे थे, उससे अच्छी कमाई हो नहीं पा रही थी, तो मुझे अपना पेशा बदलना पड़ा। जंगल में रहना आपको बड़ा मुश्किल वाला काम लगता होगा, लेकिन अगर आप शरीर को तगड़ा बना ले फिर ये काम आसान हो जाता है। मेरा शरीर भी तगड़ा था, इसीलिए मुझे लगा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें मैं अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां एक अमीर आदमी के बार के बाहर बाउंसर का काम करने लगा था। उसके बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड बन गया, फिर प्राइवेट बॉडीगार्ड बन गया, और वो आदमी मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करता था। मैं उस आदमी का नाम बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसका नाम बताने से हो सकता है आप घबराने लगे। बड़े लोगों का नाम सुनना किसी को पसंद नहीं होता। अगर हम उनका नाम जाहिर करें तो सबके लिए खतरा बढ़ जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए, एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका काम कुछ ऐसा है, उसके प्रोडक्ट्स आप भी खरीद रहे होंगे। मैं उसका बॉडीगार्ड तक बन गया था, और जब उसे पता लगा कि कभी मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हुआ करता था, मुझे वो अकेले में बुलाकर कुछ खास बात करना चाहता था, और उसने कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम देना चाहता हूं जो मुझे नहीं पता तुम करना चाहोगे या नहीं, तो सबसे पहले तुमसे इजाज़त ही मांग लेता हूं। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं कुछ ऐसा कहूं कि तुम्हारे काम से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे शब्दों से बुरा मान जाते हैं। मैंने कहा, जी बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। उसने कहा, तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। अगर मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह पर भेजूं जहां पर कोई नहीं रहता लेकिन बड़ी जमीन है, तुम्हें वहां पर रहना होगा, खुद खाना बनाना होगा, खुद सफाई करनी होगी। मैं नहीं कहता कि उस जमीन की या उस जगह की सफाई करो, लेकिन क्या तुम अकेले रहते हुए उस जगह रख रखाव खुद का कर सकते हो? मुझे बस ये बताना है कि वो जगह कैसी है, रहने लायक है या नहीं, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा हूं। मैंने ऐसी कई जगह खरीद रखी हैं। शुरुआत में जानकारी नहीं देना चाहता, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। मैंने कहा, जी बस इतना बता सकते हैं काम कैसा है, क्योंकि ऐसी जगह जहां रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, वहां पर मैं सरवाइव कैसे कर पाऊंगा। उसने कहा, जंगल में जहां पेड़ ही पेड़ हैं, जानवर भी हैं, वहां पर तुम्हें सरवाइव करना है। बताओ तुम ये काम कर सकते हो? मैंने कहा, जी जंगल में रहना तो मुझे आता है। उसने कहा, बस फिर क्या। देखो, मैं ज़्यादा जानकारी पहले नहीं दे सकता, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदता हूँ जिसके बारे में सबको नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ, मैंने एक बड़ा घर बनाया था जंगल के बीच। अब वहाँ कुछ खतरा है, जैसा तुम्हें पता होगा। अब मैं जंगल में थोड़े ना रह सकता हूँ, जानवरों से मुझे डर लगता है। अमीर लोग जानवरों से थोड़ा सा तो डरते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब इतने ज़्यादा रुपए मैं उसमें लगा चुका हूँ। तुम अगर वहाँ पर रहो, सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं, और जंगल, जैसा मैंने सुना है तुम्हें जंगल बहुत ज़्यादा पसंद है,
तुम जंगल में रहना चाहते हो, बस वहां पर तुम्हें रहना है, लेकिन वहां पर कोई सुविधा नहीं होगी, कोई फोन नहीं होगा। एक सैटेलाइट फोन मैं तुम्हें दे दूंगा, 1 वे सैटेलाइट फोन, यानी मैं जब चाहूं तुम्हें फोन कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते। तुम्हें वहां पर रहना होगा, सरवाइव करना है, और मैं कभी तुमसे रिपोर्टिंग लूंगा कुछ 1 महीने बाद। बताओ तुम ये काम करने को तैयार हो? और कीमत मैं ऐसी देने वाला हूं तुम मना नहीं कर सकते। 50 लाख। बताओ 1 महीने के 50 लाख ठीक रहेंगे? मैंने कहा जी सर 50 लाख, इससे तो जाहिर होता है कि काम थोड़ा मुश्किल होगा। उसने कहा हाँ, बाकियों के लिए बहुत मुश्किल है, जंगल में रहना कोई पसंद नहीं करता, तो हाँ है या ना है। मैंने सोचना शुरू किया। वैसे मैं ऐसे काम के बारे में ना ही करता हूं जिसके बारे में ज्यादा जानकारी ना दी गई हो, लेकिन 50 लाख 1 महीने के, जंगल कितना ही खतरनाक होगा। साधारण जंगल है ना, जानवर रहते हैं तो इंसान भी रह सकते हैं। 1 महीना निकालना है, कोशिश तो कर सकता हूं। मैंने हामी भर दी। ऑफिस में उसने कॉन्ट्रैक्ट मंगवाया था कि मैं इसकी जानकारी किसी को नहीं दूंगा। अगर मैंने ये जानकारी लीक की है, वो मुझ पर मुकदमा दायर करेगा और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा दर्ज होगा, तो जल्द ही मुझे सजा भी हो सकती है और करोड़ों में मुझे भुगतान करना पड़ सकता है। तो जो भी है, जैसा भी है, जानकारी नहीं देनी उस जगह की, वहां क्या होता है, सब कुछ गुप्त रखना है। मैं समझ चुका था अमीर लोग बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो किसी को बताना पसंद नहीं करते, तो मैं भी चुप रहूंगा। ठीक है, मुझे ईमानदारी का सिला क्या मिला था मैं वो जानता था, इसलिए थोड़ी बेईमानी कर लूंगा तो कोई नुकसान थोड़ी ना है। कॉन्ट्रैक्ट पर मैंने साइन किया था और उस आदमी ने मुझसे हाथ मिलाया, मुझे गले से लगाया और कहा चलो ये अच्छा है, तुम जंगल में रह सकते हो, वहां रह लोगे, सारी जानकारी मुझे दे दोगे, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब तुम्हें कुछ जानकारी तो दे ही सकता हूं। मैंने एक पूरा का पूरा टापू खरीदा है। उस टापू के बीच में मैंने पेंट हाउस बनवाया था और भी बहुत कुछ बनवाया था, तुम वहां जाकर खुद ही देख लेना। अब एक ऐसी जगह जो रेस्टोरेंट कह सकते हैं, बाकी हथियार वगैरह का गोदाम भी वहां पर है। अब उसके बारे में मत पूछना कि हथियारों का गोदाम मैंने वहां पर क्यों बनवाया है, प्राइवेट जगह है, कुछ ऐसी चीजें मुझे वहां पर रखनी पड़ती हैं। चारों तरफ फेंसिंग की हुई है, उस टापू के आसपास भी कोई आता जाता नहीं। तुम्हें वहां पर महीना रहना होगा, देखना वहां पर कैसे जानवर है, रहने के लिए वो सही जगह है या नहीं, क्योंकि काफी समय से वो जगह बंद पड़ी है। तो मैं तुम्हें जल्द ही वहां पर भिजवा देता हूं, कल वहां जाने के लिए तैयार रहना। फ्लाइट के जरिए दक्षिण भारत के उस हिस्से में मुझे पहुंचाया गया जहां से एक जहाज के जरिए, पानी के जहाज के जरिए मुझे उस टापू तक पहुंचाया गया। मुझे नहीं पता था एक समुद्री तट से इतनी ज्यादा दूर ये टापू कोई खरीद भी सकता है। यहां से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई रह सकता ही नहीं, लेकिन जैसे ही उस जहाज से मुझे एक तरफ उस तट पर पहुंचाया गया, उस टापू के, मैंने बड़ी बड़ी फेंसिंग देखी। इसके अंदर क्या है, इतनी बड़ी बड़ी फेंसिंग? यहां इस टापू पर जो भी होगा बाहर निकल ही नहीं सकता, ऐसी फेंसिंग की गई है। और एक तरफ का वो दरवाजा फेंसिंग का, उसे खोला गया और मुझे कहा गया कि आप अंदर जा सकते हैं। और मैं एक बार खुले आसमान को दोबारा देखना चाहता था। टापू है बहुत ज्यादा बड़ा, बड़ा जंगल है जो इसमें समाया हुआ है, और फेंसिंग एक बार कर दी जाए ना, आप बाहर नहीं निकल सकते। आखिर यहां पर ऐसा क्या काम होता है जो किसी को यहां आने जाने नहीं दिया जाता? मैंने उस आदमी से पूछा था जो उस जहाज को चला रहा था, और उसने बताने से मना कर दिया था, और कोई भी गार्ड इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता था। कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं ना, मुकदमा दायर हो जाता है तो बताने से हर कोई डर रहा था। लेकिन वो दरवाजे को मोटे ताले से बंद किया गया था। मैंने कहा अगर मैं बाहर निकलना चाहूं? उसने कहा निकल नहीं सकते, जैसा मुझे बताया गया है मुझे तो वैसा ही करना होगा। वो पानी का जहाज उस टापू से दूर जा रहा था। मैं लगभग जमीन से 150 किलोमीटर दूर था।
यहाँ कोई कश्ती नहीं थी, कोई और जहाज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं यहाँ से निकलना भी चाहूं तो निकल नहीं सकता था। लेकिन डरने की क्या बात है, ये जंगल ही है, जंगल में कैसा खतरा हो सकता है। और जाते वक्त उसने मुझे कहा था, दोपहर का वक्त है, रात होने से पहले पहले पेंट हाउस पहुंच जाना, फिर मत कहना बहुत देर हो गई है। इतना ही कहा था, वो उस जहाज के आगे वाले हिस्से में चला गया था और जहाज धीरे धीरे दूर हो रहा था। लेकिन मैं पूछना चाहता था, अंधेरा होने से पहले अंधेरे में क्या होगा? जंगल में हो सकता है ऐसे जानवर हों जो अंधेरे में घात लगाकर शिकार करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास असॉल्ट राइफल है, मेरे पास चाकू है और हथियार हैं, किसी भी जानवर को मैं खदेड़ सकता हूं। वो मुझे ऐसे धमका कर गया था जैसे यहां पर मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं अपने सामान को उठाए हुए उसी रास्ते से मैंशन की तरफ बढ़ रहा था। जैसा कि मुझे बताया गया था कि वो जो मैंशन है इस टापू के बीच में बनी हुई है और रास्ता बिल्कुल साफ सा ही नजर आ रहा था। थोड़ी सी घास उगी हुई थी और ऐसा लग रहा था यहां पर आना जाना जैसे लगा रहता है। छोटी छोटी पगडंडियां सी बनी हुई थी और ऐसी पगडंडियां तभी बनती हैं जब कोई घास के ऊपर चलता है, घास साफ होने लगती है और ये रास्ता सा दिखने लगता है। ये बनाया गया रास्ता नहीं होता, चलते चलते बस रास्ता अपने आप बन जाता है। लेकिन मैं जिस रास्ते से उस मैंशन की तरफ बढ़ रहा था, मुझे कई जगह पेड़ों के ऊपर कुछ ऐसे निशान मिले जो साधारण नहीं थे। पेड़ों को काटने के निशान थे, लेकिन उन पेड़ों को लकड़ी के लिए पूरा काटा नहीं गया था, बल्कि आधा काटा गया था। जैसे किसी ने गुस्से में कुल्हाड़ी मार मार कर कई पेड़ों को आधा काट दिया हो, लेकिन सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगह से। किसी जानवर ने, बड़े जानवर ने अपने नाखूनों से उस पेड़ पर अपना गुस्सा निकाला हो, ये ऐसा लग रहा था। और मैं 10 सालों तक फॉरेस्ट रेंजर था, इसीलिए मुझे पता है जंगल में कैसे निशान हमें किस तरफ इशारा करते हुए महसूस होते हैं। लेकिन मैं शाम होने से पहले पहले मैंशन तक पहुंचना चाहता था। मुझे पता था ये टापू कितना बड़ा है और मुझे कितना और चलना पड़ेगा। लगभग 1 घंटा और चलने के बाद उस भारी सामान को उस मैंशन तक मैं ले गया था और वहां पर मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिसने मुझे डराया। वो मैंशन बीच में बनी हुई थी, बाकी 4 दीवारी काफी दूर दूर तक और आगे एक मोटा गेट जो बीच से फटा हुआ था। दीवारें सफेद संगमरमर की टाइल्स से ढकी हुई थी जिनके ऊपर खून के धब्बे थे। इतने ज्यादा खून के धब्बे देखकर मुझे लगा ये क्या, या तो यहां पर किसी जानवर का शिकार हुआ है या इन धब्बों को डिजाइन के लिए बनाया गया है। पूरी जगह देखने में कुछ डरावनी लगती है, हो सकता है ये थीम हो। जैसे ही मैंने दीवार पर हाथ लगाकर देखा, सूखा हुआ खून ही था ये, इसीलिए थोड़ी घबराहट हुई। और टूटा हुआ गेट देखकर मुझे सबसे पहले लगा इसकी थोड़ी रिपेयर तो करनी होगी, क्योंकि कई बार हो सकता है जंगली इलाके से निकलकर किसी तरह का कोई जानवर जो टापू पर पाए जाते हैं अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करे। वैसे ऐसे टापुओं पर जानवर नहीं पाए जाते, सांप, कीड़े मकोड़े, पंछी या कभी कभी मगरमच्छ जरूर पाए जाते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर हों जो मैदानी इलाकों में नहीं होते। तो गेट तो लगाकर रखना ही चाहिए। उस गेट को फांदने में ज्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन मुझे पता था सारी चाबियां मुझे उस मैंशन के अंदर मिलेंगी। तो अंदर जाकर सबसे पहले मैंने चाबियों का गुच्छा ही देखा जो एक तरफ आगे लटका हुआ था। दरवाजा खोलते ही पहले नजर उस पर पड़ी और फिर मैंशन में और तरफ नजर पड़ी। साफ सुथरा ये मैंशन, कई कमरे बने हुए थे, ज्यादातर कांच लगा हुआ था, लेकिन कई जगह कांच टूट चुका था। हो सकता है कोई छोटा मोटा हादसा हो गया हो या किसी बच्चे ने पत्थर फेंक कर मारा हो। क्या उस आदमी का परिवार यहाँ पर कभी रहा भी है? उसने तो बताया था यहाँ पर रेस्टोरेंट भी बनाया गया था और भी छोटी मोटी ऐसी कई इमारतें बनाई गई थी जो अलग इस्तेमाल के लिए सोचा था। इसे एक छोटा गांव, कस्बा या शहर बनाने की कोशिश थी ताकि अमीर लोग यहाँ पर आएं
जैसी जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार तो ये सही है, लेकिन यहाँ देखकर ऐसा नहीं लगता। खून के धब्बे, कई जगह पेड़ों पर निशान ये बयां कर रहे थे कि यहाँ पर छोटे मोटे हादसे जरूर हुए हैं। कैसे हादसे हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ रहते हुए मुझे जुटानी थी। बेडरूम में पहुंचा तो मुझे वहां पर सैटेलाइट फोन मिला। उसे उठाकर मैं फोन करना चाहता था और जैसा मुझे बताया गया था 1 वे फोन है, उससे फोन किया नहीं जा सकता, सिर्फ रिसीव किया जा सकता है और एक प्राइवेट फोन पर वही कॉल कर सकता है जिसे उसके साथ कनेक्ट किया गया हो। आधे घंटे बाद मुझे फोन आया था। उस आदमी ने कहा था किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने कहा जी नहीं, परेशानी तो नहीं हुई। उसने पूछा मेंशन की कैसी हालात है, क्या वो ठीक है, ज़्यादा टूटा फूटा तो नहीं है। मैंने कहा जी नहीं, 4 दीवारी के अंदर तो ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन दीवारों पर कुछ खून के धब्बे थे, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखो, इस टापू को मैंने खरीदा ज़रूर था, इस पर कुछ रुपए भी लगाए, कुछ लोगों को समय समय पर मैंने भेजा, लेकिन कोई ऐसी खाली जगह पर काम करना पसंद नहीं करता था। तो अब मैं जल्द ही एक खास प्रोजेक्ट पर काम करने वाला हूँ, तो वहाँ कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तुम्हें बस ये काम करना है, देखना है जगह सुरक्षित है या नहीं, जानवर हैं या नहीं। कई बार कुछ बुरे लोग आए थे वहाँ पर, देखो वो सब वहाँ से जा चुके हैं। अब तुम्हें बस थोड़ा रख रखाव करना है। सामान तुम्हें मिल जाएगा, जंगल बड़ा है, बाकी जंगल में तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को भी मिल जाएगा। पीछे की खाली ज़मीन है जो अब वहाँ कुछ पौधे लगे होंगे, झाड़ियाँ लगी होंगी, वहाँ पर कुछ उगाना चाहते हो तो वो भी उगा सकते हो। इस टापू को अपना घर समझो 1 महीने के लिए। इतना कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया था। मैं उससे और बात करना चाहता था, लेकिन उसने बस इतनी ही बात की, तो मुझे लगा मुझे चलो यहाँ देखना चाहिए। फिर अचानक दोबारा उसकी कॉल आई। वो कुछ बताना भूल गया था। मुझे लगा अब बात करने का मौका है। उसने कुछ पूछा नहीं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, वही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया होगा। लेकिन उसने फ़ोन इसलिए नहीं किया था, उसने फ़ोन इसलिए किया था कि तुम मेंशन में हो ना, बस ध्यान रखना, अंधेरे में बाहर मत निकलना। भले ही तुम जंगल में रहे हो, लेकिन ये टापू कोई साधारण टापू नहीं है, ये काफ़ी खतरनाक जगह है और तुम्हारी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। तो रात के वक्त थोड़ा ध्यान रखना, अंधेरे में बाहर मत निकलना 4 दीवारी से। और इस घर के एक कमरे में आर्म्स रूम है, वहाँ तुम्हें हथियार मिल जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी को खतरा है, कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, तुम अपने बचाव के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी कुछ लोग समझ लो कि बाहर से आ जाते हैं, तो बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें लगे इस प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई आया है, चुपचाप गोली चला देनी है। इस समय तुम ही वहाँ पर हो और मैं तुम्हें एक हक देता हूँ, इसे अपना टापू समझो। कोई अनजान आए तो तुम सीधा उसे खदेड़ना और मेरी मानो, तुम गोली चला सकते हो। टापू पर मेरे नियम चलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मेरी तो हिम्मत तक नहीं थी कुछ पूछने की, क्योंकि जो उसने कहा था वो साधारण बातें नहीं थी। मैं गोली भी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे गोली चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्या यहाँ पर कोई समुद्री लुटेरे आते हैं? जैसे कि समुद्र में जहाज़ों को लूटने की कोशिश कई लुटेरे करते हैं, क्या ऐसे कुछ लोग इस टापू पर तो नहीं आते? क्या फेंसिंग इसीलिए की गई है क्योंकि यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं? चलो देखते हैं। वैसे रात को बाहर ना निकलने के लिए मुझे कहा गया है, देखते हैं। मैं रात को उस मेंशन में था। ऊपरी मंजिल पर मैं बाहर को देखना चाहता था। लाइट बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यहाँ बड़े बड़े सोलर पैनल लगे थे, नीचे बैटरीज पड़ी थी। सोलर पैनल्स की वायरिंग काटी गई थी, इसीलिए जो बाहर लगे बल्ब भी थे काम नहीं कर रहे। तो मैं सोचने लगा कल दिन के वक्त तो यही काम करूँगा। फिर 4 दीवारी के बाहर चलने की कुछ आवाज़ें आई थीं। शुरू में मैं महसूस कर गया, जानवर होंगे, पक्का जानवर होंगे। अगर इस टापू को खरीदा गया है तो उसने कुछ जानवरों को भी यहाँ पर छोड़ा होगा। प्रजनन से वो जानवरों की संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन मुझे बताया तो गया नहीं यहाँ कैसे जानवरों को छोड़ा गया है।
चलो देख ही लेते हैं, बाहर निकल कर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वो कुछ आवाज़ें चारों तरफ से आईं, मैं थोड़ा सतर्क हो गया। अगर आपके इर्द गिर्द चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं तो हरकत करना बंद कर दो। जंगल का पहला नियम, घात लगाने के लिए जानवर आपको चारों तरफ से घेरते हैं। जो शिकार हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं, वो जानवर आवाज़ होने पर भागने की कोशिश करते हैं, ना कि करीब आते हैं। तो मैं इस मेंशन से बाहर निकलना नहीं चाहता था और एक बार खिड़की खोलकर यह पहचानना चाहता था आवाज़ें किस जानवर की हैं। पैरों की कुछ आवाज़ें खास जानवरों से मिलती जुलती होती हैं। चलने का तरीका, चलने की रफ्तार से पहचान सकते हैं जानवर 2 पैरों पर चल रहा है, भालू की तरह, या 4 पैरों पर है, जंगली और जानवरों की तरह, और उनकी रफ्तार क्या है इससे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन वो जो चलने की आवाज़ें थी ना, 2 पैरों पर चलने की आवाज़ें, और मैंने सोचा भालू, यहाँ पर भालू छोड़े गए हैं, और भालू तो खतरनाक हो सकते हैं। तो ये सही है, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगली बार फ़ोन आएगा ना, मैं ये पूछूंगा यहाँ कैसे जानवर देखे जाते हैं। चलने की ये आवाज़ें चारों तरफ से आई थी। कोई इंसान भी हो सकता है, 2 पैरों पर तो इंसान भी चलते हैं, और ये चलने की रफ्तार इंसानों की तरह भी है। लेकिन ये आवाज़ें रुक नहीं रही हैं, जैसे कोई सैर कर रहा हो, लगातार चलने की आवाज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ तक। हिम्मत नहीं हुई उस रात बाहर निकलने की। मैं मेंशन के अंदर ही रहा, खाना खाया, आराम किया। सुबह सुबह मैं उठा, यह जानने के लिए आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे ही मेंशन की उस गेट की रिपेयर 1 घंटे में मैंने की थी, गेट अच्छे से बंद हो सकता था। अब गलती से भी कोई अंदर नहीं घुस सकता था। और वो जो गेट टेढ़ा हुआ था ना, वो ऐसे टेढ़ा नहीं हुआ था कि कोई चीज़ से धक्का मारा गया हो, वो टेढ़ा हो गया। कई निशान बने हुए थे, लोहे को टेढ़ा किया गया था, और कई जगह से जैसे कोई ना समझ इंसान उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, और कई लोग भीड़ बनाकर ऐसी कोशिश कर चुके हों, ऐसे निशान थे उस पर। जब मैं बाहर निकला था, अपनी सुरक्षा के लिए एयर राइफल मेरे पास थी। मैं नहीं चाहता था किसी जानवर को मौत के घाट उतारूं, लेकिन अगर भालू से मेरा सामना हो भी गया, एयर राइफल से मैं उसे डरा सकता हूं। इसका धमाका बड़ा जोरदार होता है और भालू इसके आगे टिकते नहीं। आगे वाली मिट्टी को मैंने करीब से देखा। पैरों के निशान किसके हैं? और वो किसी भालू के पैरों के निशान नहीं थे, साधारण इंसानी पैरों के निशान। लेकिन वो जूतों के निशान भी नहीं, नंगे पांव रखे थे उस मिट्टी के ऊपर किसी ने, और कई निशान बने हुए थे। सोचने पर मजबूर हो गया मैं, यहां तो कई लोग हैं, ये कोई झूठ नहीं हो सकता। रात के वक्त यहां पर लोग घूम रहे थे। ये तो अच्छा हुआ मैंने लाइट नहीं जलाई, यानी यहां पर घुसपैठ तो हुई है। एयर राइफल से काम नहीं बनेगा, मुझे और गन अपने साथ रखनी चाहिए। लेकिन नंगे पांव जंगल में कौन घूमता है? यहां पर तो कंकड़ हैं, कांटे हैं, नंगे पांव पैरों में ऐसे कांटे चुभ सकते हैं। और कोई इंसान, चाहे वो आदिवासी क्यों ना हो, वो भी लकड़ी के जूते तो बनाते ही हैं। तो यहां कैसे इंसान है? घबराहट हो रही थी मुझे। जंगल में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। 10 सालों तक फॉरेस्ट रेंजर था मैं। जंगल में हर तरह के पैरों के निशानों का पीछा कर चुका था। हमेशा जब इंसान किसी जगह पर होते हैं तो जूते पहने हुए होते हैं। इंसान जंगल में नंगे पांव नहीं घूमते। वापिस मेंशन के अंदर था मैं। इस बार 3 बंदूकें लेकर आया था, 1 राइफल, 2 छोटी बंदूकें। फिर जंगल में पहचान करने के लिए, देखने के लिए, लोग हैं तो कहीं ना कहीं छिपे होंगे। देखते हैं, ध्यान रखूंगा, जहां से आवाज आई वहां करीब नहीं जाना है। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा सच में यहां पर और भी कई इमारतें बनाई गई हैं। एक छोटा सा कसिनो बनाया गया था जिसकी जितनी खिड़कियां थीं वो सब टूटी हुई थी। लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह से तोड़ा गया था। एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी था जिसके बर्तन सारे बाहर बिखरे पड़े थे। ये अमीरजादों का काम हो सकता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी कई इमारतें थीं। एक जिम्नेजियम था, एक 2 मंजिला घर बनाया गया था, पीछे कुछ झोंपड़ियां भी थीं जो गेस्ट के रहने के लिए बनाई गई। काफी बड़ा इलाका था, छोटा कस्बा कह सकते हैं।
लेकिन इंसान एक भी मौजूद नहीं था, क्योंकि हर एक इमारत लगभग टूटी हुई थी। कई जगह आग लगी हुई थी और मैंने यहाँ पर कई साइकिल, कई बाईसाइकिल भी देखी, जली हुई, पूरी तरह से जंग खाई, बर्बाद सी जगह लग रही थी। वहां एक भी इंसान नहीं मिला। पैरों के निशान तो कई मिले, लेकिन कसीनों के अंदर जाकर देखा और इमारतों के अंदर जाकर देखा, लेकिन हर जगह मैं जा नहीं सकता था। मुझे तो कोई नहीं मिला। कहीं ना कहीं कोई तो छिपा होगा ना। कई घंटे बिता दिए मैंने। भूख लगी थी मुझे, इसीलिए आगे वाले हिस्से में मैं पहुंच गया। मुझे एक भी जानवर नहीं मिला। पंछी ही मौजूद थे या कुछ सांप मिले, जानवर तो एक भी नहीं मिला। लेकिन कटे हुए, छिले हुए पेड़ मुझे बहुत ज्यादा मिले थे। वहां फलों के पेड़ भी भारी मात्रा में लगाए गए थे। कुछ फल तोड़े मैंने। कई फल ऐसे थे जो गले हुए थे, लेकिन वो पेड़ों के ऊपर लगे हुए। कच्चे फल तब गलते हैं जब उन पेड़ों को कोई बीमारी लगती है। ऐसे बीमार पेड़ बहुत ज्यादा थे। अब एक पेड़ को देखकर मैं सोचने को मजबूर हो गया। मैं जंगल में रहता हूं, मुझे पता है आम का पेड़ कैसा होता है। आपने भी आम का पेड़ देखा होगा, लंबी लंबी हरे रंग की पत्तियां, और जब सावन का महीना आने वाला होता है उससे कुछ समय पहले आम पक जाते हैं। यहां आम का पेड़ लगा हुआ था, जिसमें लाल रंग के केले की तरह लंबे लंबे फल लगे हुए। वो आम नहीं थे, बीज थे उसमें, लेकिन कुछ और। ये क्या है? और उनसे बदबू भी बहुत ज्यादा आ रही। ये पेड़ म्यूटेशन से खराब हुआ पेड़ लग रहा था। मुझे लगा यहां किसी तरह का एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। अब म्यूटेशन वाले पेड़ यहां पर क्यों लगाए गए हैं? ये तो बेवकूफ़ी है। मेरा हमेशा से मानना है पेड़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कुदरत जो करती है हमारे लिए अच्छी करती है, बुरा नहीं करती। इंसान धीरे धीरे अपने मतलब के लिए कुदरत को बदलने की कोशिश करते हैं और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब मैं आगे जाना चाहता था, देखना चाहता था क्या टापू के दूसरी तरफ वहां कोई समुद्री तट है। साधारण रेत वाला बीच उस तरफ होगा। चलते चलते एक जगह पहुंचा था जहां पर मुझे पंछियों की हड्डियां नजर आईं। इतनी ज्यादा हड्डियां वहां पर थीं, जैसे कोई जानवर पंछियों को पकड़ता हो, उन्हें खाता हो और हड्डियों को वहां पर फेंक देता हो। ढेर लगा हुआ था हड्डियों का। जंगल में मैंने किसी भी ऐसे जानवर को नहीं देखा जो पंछियों का इतना ज्यादा शिकार करता हो। ये कैसा जानवर लगता है? इंसान भी यहाँ छिप कर रहते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? यहाँ से कोई निकलने का रास्ता है? जो वो रात को आए थे और मुझे भी कहा गया था कि रात को बाहर मत निकलना। उसका क्या मतलब है? शाम होने वाली थी, इसीलिए समझदारी इसी में थी, रात में खुले में ना बिताऊं। वैसे जंगल में कभी कभी रात बिताने का मौका मिलता है, जब आप किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएं, भटक जाएं। लेकिन यहाँ तो मुझे पता है ना, यहाँ आज ऐसी बेवकूफ़ी करना समझदारी भरा नहीं होगा। मैं बढ़ता चला गया। उसके बाद गेट खोला, अच्छे से बंद किया ताकि कोई अंदर ना घुस पाए। मैंने सोलर पैनल की सभी वायरिंग को अच्छे से ठीक कर दिया था। अंधेरा हो चुका था। अंदर मैंने लाइट अब तक बिल्कुल नहीं जलाई थी, लेकिन बाहर वाली सभी लाइट्स जला दी थी। देखते हैं बाहर कौन घूमता है, इंसान ही है या जानवर है। ऐसे जानवर, भालू जिनके पैर थोड़े लंबे हैं, और मुझे लगा कि ये इंसान हो सकते हैं। देखते हैं जरा। रात का वक्त हुआ और सबसे पहले एक तरफ मैंने एक इंसान को देखा। अब उस इंसान ने कपड़े बड़े अजीब तरीके से पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से उसने कपड़े ना बदले हों। हिप्पी लग रहा था। शरीर पर बाल भी काफी ज्यादा आए हुए, दाढ़ी, सर पर बाल, बहुत समय से बाल ना कटवाए हों उसने। लेकिन उसके चलने का तरीका कुछ ऐसा था जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब पी हो या नशा किया हुआ हो। सीने पर उसके बड़ा कट का निशान था, बहुत पहले, जैसे जख्म हुआ हो, कोई भारी चीज छाती पर टकराई हो और उसने उसका इलाज ना करवाया हो। धीरे धीरे वो जख्म भरा हो। वो धीरे धीरे चल रहा। फिर ऊपर लगे बल्ब को देखकर
ऐसे रुक गया जैसे उसे ताड़े जा रहा हो। बहुत समय बाद उसने रोशनी देखी हो और बल्ब के बहुत करीब था वो, दीवार के भी बहुत ज्यादा करीब। मैं उस मेंशन के आगे वाले हिस्से में गया जहां से उसे करीब से देख सकता था, लेकिन मैं था अंधेरे में ही। वहां से मैंने देखा उसकी आंखें सफेद सफेद सी लग रही हैं और एक आंख तो कुछ ऐसी है जैसे उससे उसे नजर ना आता हो, और दूसरी आंख भी बड़ी जख्मी सी थी, सफेद यानी चोट के कारण। ये तो 90% अंधा लगता है, इसीलिए जहां से रोशनी पड़ रही है उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। ऐसा इंसान यहां क्या कर रहा है, और दिन के वक्त मुझे नजर क्यों नहीं आया? मन में कई सवाल उठ रहे थे और जवाब पाने के लिए मैं बाहर निकलना चाहता था, देखना चाहता था, उससे जवाब पाना चाहता था। वैसे 4 दीवारें के ऊपर कंटीली तारें भारी मात्रा में लगाई गई हैं। इस मेंशन के अंदर आना कोई आसान काम नहीं। कोशिशें शायद पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सलाखें कई जगह खिड़की की तरह लगाई गई हैं कि बाहर झांका जा सके, बात की जा सके अगर कोई बाहर हो। ऐसी ही एक खिड़की सलाखों के पास पहुंचा, दीवार से बाहर। मैंने उसे आवाज लगाई थी, सुनिए जरा, सुनिए, इस तरफ, इस तरफ। सच में उसे नजर नहीं आ रहा था। पहले तो अगर कोई अंधा हो उसे आवाज सुनाई दे, वो हड़बड़ी में उस तरफ देखने की कोशिश करेगा या अपने कान से सुनने की कोशिश करेगा। सूंघने की कोशिश थोड़ी ना कोई करेगा। वो सूंघने लगा था। सूंघते सूंघते वो सलाखों के करीब आया। मैंने कहा, जी मुझे लगता है आपने शराब पी हुई है या कुछ ऐसी चीज खाई है। देखिए ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरे पास हथियार है, आप जहाँ से आए हैं वहीं से चले जाइए। अगर आप यहाँ पर फंस चुके हैं तो मुझे बता सकते हैं। उसने रिस्पॉन्स में सलाखों के अंदर हाथ निकाल लिए थे। वो मुझे पकड़ना चाहता था और मैंने देखा उसकी 2 उंगलियां टूटी हुई थी। आगे का हिस्सा ऐसे टूटा हुआ कि हड्डियां बाहर निकली हुई थी। ये कैसा इंसान है, ये कैसा इंसान है? उसे देखने के बाद वो चिल्लाने लगा था। मैं डरता जा रहा था। मैं पीछे की तरफ मेंशन के अंदर आया और ऊपर से देखा कई और वैसे ही लोग। सभी अंधे नहीं थे, लेकिन सभी पागल हों, ऐसे दीवारों को खरोंचने की कोशिश कर रहे, सर मारने की कोशिश कर रहे, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे। ऊपर लगी कंटीली तारें भारी मात्रा में थी, इसीलिए वो फंस कर नीचे गिर रहे, लेकिन वो पागल हो गए थे। वो इस मेंशन के अंदर आना चाहते थे और 2 घंटे उन्होंने कोशिश की। मैं बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन जानना चाहता था ये पागल लोग हैं कौन जिन्हें दर्द नहीं हो रहा। पागलों की तरह मेंशन के अंदर आकर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मालिक का फोन आया, मैं उससे बात करूंगा कि ये जगह पर इन्वेशन हुआ है, यानी कई लोग यहां पर अंदर घुस चुके हैं, मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन फोन आया ही नहीं। रात मैंने ऐसे ही गुजारी थी और मुझे लगा था दिन के वक्त भी वो यहां पर मौजूद होंगे। थके हैं, दिन के वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन दिन के वक्त वहां पर वो मौजूद नहीं थे। बाहर झांक कर देखा, बाहर जाकर देखा, खून के कई धब्बे लगे हुए थे। गेट पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ, लेकिन कोई बाहर मौजूद नहीं था। कहां गए वो? मुझे लगने लगा था इस टापू पर अगर मैं आया हूं तो उस आदमी के लोगों को भेजने के बाद यहां पर बहुत कुछ हो चुका है जिसकी मुझे जानकारी चाहिए। अगर कोई यहां पर पहले भी आया था तो उससे जुड़ी कोई जानकारी यहां पर होगी। कई कमरों में कई चीजें पड़ी हैं। ढूंढता हूं, कुछ ना कुछ ढूंढता हूं जो मेरे काम का है। मुझे कांटेक्ट करना होगा बाहर। उसके लिए मुझे जरूरी चीजें चाहिए, कोई रेडियो वगैरह, कुछ ना कुछ तो यहां पर होगा ना। ढूंढने के लिए हर एक कमरे में गया। उस मेंशन में बहुत ज्यादा कमरे थे। ढूंढते ढूंढते मुझे एक छोटा कमरा मिला। ये कह सकते हैं एक स्टोर रूम, और वहां पर छिपाकर रखी गई एक डायरी। यहां पर जिसने पहले काम किया था ये उसकी डायरी थी। और कैसे वो यहां पर आया? मजबूरी के कारण उसे यहां पर भेजा गया साफ सफाई के लिए। उसने साफ सफाई का काम शुरू किया था और उसे कहा गया था 1 हफ्ते के लिए वो यहां पर रहेगा और पूरे मेंशन की सफाई करेगा। खाने का सामान अंदर रख दिया गया है, बाहर वो ना जाए।
एक एक दिन वो यहाँ पर रहा और उसने लिखा था, यहाँ अजीब लोग रहते हैं जो इस मेंशन से बाहर हैं और सिर्फ रात के वक्त निकलते हैं। दिन के वक्त वो बाहर नहीं निकलते और रात को वो गुस्से में होते हैं। अंधेरा कर कर रखना पड़ता है, रोशनी करो तो वो रोशनी की तरफ खींचते हैं। अंधेरे में आवाज़ नहीं करनी है वरना वो आपका पीछा कर सकते हैं। ऐसा मेंशन के अंदर होता है। किसी चीज़ को बाहर फेंको, वो इस चीज़ को फाड़ डालते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो या कोई पकड़ा गया पंछी हो। वो बेरहम है और उस आदमी को लग रहा था कि 7 दिन बस वो अंदर गुजार ले। बाहर जितने लोग हैं वो बड़े बेरहम से हैं। वो बिना दर्द के दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, इसीलिए सिर्फ दिन की रोशनी से डरते हैं, धूप से डरते हैं। वो आदमी ने 7वें दिन का लिखा हुआ था, आज मेरे जाने का समय है, बस मैं यहां से निकलना चाहता हूं। डायरी में लिखा था उसने, यहां पर रखा। और फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो निकल गया होगा ना। और यहां पर उसकी समझ में तो कुछ नहीं आया क्योंकि वो मेंशन से बाहर नहीं निकला। मुझे निकलना होगा। ये लोग कौन हैं? अगर मालिक को पता है यहां वो लोग रहते हैं तो वो इसके बारे में कुछ करता क्यों नहीं? अगर वो आदमी मालिक के पास पहुंचा ही नहीं तो उसके बारे में जानने की क्या कोशिश नहीं हुई होगी? मेरे मन में ऐसे सवाल उठ रहे थे जो मुझे डरा रहे थे और मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। दिन भर मैं इंतज़ार करता रहा कि फ़ोन आएगा। फ़ोन नहीं आया। मैं सोच में पड़ा हुआ, मुझे ये जानकारी देनी होगी, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। पहली बार लग रहा था कि जंगल में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, इससे बाहर निकलना होगा। उस किताब को पढ़ने के बाद मैं ये समझ गया था ये उसकी आपबीती है। अब मुझे किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहिए या इन लोगों के बारे में जानना चाहिए। ये लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? इन्हें दर्द तो होता होगा, ऐसा संभव नहीं है। रात के वक्त आगे वाले गेट के पास एक छोटा दरवाजा भी था, लेकिन वो इतना मोटा था उसे खोला नहीं जा सकता था। वहां बाहर मैंने एक पिंजरा लगाया। हर तरह की चीज यहां पर मौजूद थी और ज्यादातर तो ऐसे जाल थे जो जानवरों को फंसाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं या इंसानों को कैद करने के लिए। उस पिंजरे में मैंने कुछ खाने का सामान रखा था, ज्यादातर फ्रोजन मीट। एक आदमी उस पिंजरे में कैद हो गया और उस रात मैंने कोई हरकत नहीं की। दिन के वक्त जब उस पिंजरे को मैं देखने के लिए गया था, सुबह सुबह उसका शरीर जलने लगा था। जैसे जैसे रोशनी बढ़ रही, धूप के कारण उसके शरीर में जलन हो रही और वो तड़प रहा था। उसकी आंखों से धुआं निकलने लगा था। मैं उस पिंजरे को लेकर उस घर के अंदर आया था और एक कमरे में अंधेरे में उस पिंजरे को रखा। मैं उस आदमी से बात करना चाहता था। अब समझ में आया, दिमागी तौर पर वो बात करने के लायक था ही नहीं। वो बात ही नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी जबान कट चुकी थी। उसके मुंह में उसकी जबान नहीं थी। वो इशारों से भी बात नहीं कर पा रहा। पागल ही था, बस मुझे मार डालना चाहता था पागलों की तरह। उसकी आंखों में जो देखा मैंने, सबसे पहला शब्द जबान से निकला था, ज़ॉम्बी। ये सच नहीं हो सकता, जैसे इस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो या किसी और पर। ये एक बीमारी की तरह है। तो यहां इस टापू पर यह सब हो रहा है तो मुझे यहां पर क्यों भेजा गया है? मेरे मन में कई सवाल थे और उनका जवाब वो इंसान दे सकता था जो जवाब देने के लायक नहीं था। गोलियां चलाई थी उसकी टांगों पर। वो मेरी आंखों में ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार की तरफ देखता है, लेकिन शेर को दर्द होता है, उसे दर्द ही नहीं हो रहा। मैंने शॉटगन इतने करीब से चलाई थी, उसका कंधा उड़ गया था, एक बाजू शरीर से अलग हो गई थी और उसका जो खून था पूरी तरह से लाल नहीं, लाल और थोड़ा थोड़ा सा हरा। हरे हरे छींटे पड़े थे पीछे, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं, न डर न दर्द। उसे धूप में लेकर गया था
और अब तक 11 बजे बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी थी। उसका शरीर जल रहा था। वो उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था। 2 घंटे में तड़प तड़प कर वो राख के समान बन गया, जैसे सड़ा हुआ शरीर हो। तो धूप से इन्हें परेशानी हो रही है। बाहर जितने भी लोग हैं कोई जिंदा नहीं है, ये सब ज़ॉम्बीज़ हैं। अब मालिक को ये बताना होगा। उस दिन फ़ोन आया था। बहुत समय फ़ोन रिंग किया। जब मैंने उठाया तो उस आदमी ने सबसे पहले, मेरी बात सुनने से भी पहले, यही कहा था, तुम ठीक तो हो ना? और मैंने उसे कहा, आपको यहाँ जो हो रहा है उसके बारे में पता है ना? पहले काम पर जो आदमी आया था, अजीत नाम था ना, कहाँ है वो? मालिक ने यही कहा था, तुम अब तक जिंदा हो, यानी तुम ज़्यादा समय जिंदा रह सकते हो। तुम्हें वहाँ पर जिंदा रहना होगा, इनकी जानकारी जुटानी होगी। और अब सच सुनने का समय आ गया है। देखो, तुम्हें बताना तो होगा, अजीत जिंदा नहीं है। शायद तुम वहाँ उसे देख सकते हो। ये एक ऐसा वायरस है, म्यूटेशन से बनाया गया, जो सिर्फ शरीर के अंदर एक बार पहुँचने पर पूरे शरीर को लाश में तब्दील कर देता है। दिमाग जिंदा नहीं रहता, लेकिन दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन ये इंसान के सेल्स को रिपेयर कर सकता है। वहाँ पर जो भी मरेगा, चाहे तुम उसके जितने भी हिस्से कर लो, वो शरीर खुद को रिपेयर कर सकता है। हम एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जिससे हम कभी बूढ़े ना हों। अब सोचो, हमारे पास ज़्यादा रुपए हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपनी उम्र लंबी करने के बारे में सोचेंगे। मैंने उस टापू पर इस रिसर्च के लिए कुछ लोगों को रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेडिसिन एक बीमारी का रूप ले लेगी। उस टापू को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। मुझे लगा था तुम वहाँ पर ज़्यादा समय रहोगे, उनके बारे में कुछ जानोगे, और माफ़ करना, जिसे वहाँ पर भेजा जाता है चारों तरफ से बंद है, तो उसे दोबारा बाहर निकाला नहीं जाता। तुम कितने समय तक वहाँ पर जिंदा रहते हो, वो हमारे लिए काम का रहेगा। तुम उन्हें मार नहीं सकते। उनके बीच कैसे रहना है, उनकी कमजोरियां क्या हैं, तुम्हें उसके बारे में जानना है। मेरा दिमाग घूम चुका था। मैंने उसे गालियां निकालने की कोशिश की, वो सिर्फ मुस्कुराता रहा और उसने इतना ही कहा, तुम अपना गुस्सा निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन मानवता के लिए हमें कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम्हें नहीं पता, हो सकता है इस बीमारी को हम काबू कर पाएं, इसे खत्म नहीं करेंगे। अगर इस पर काबू पा लिया तो इंसान बूढ़े नहीं होंगे। हम अपने सेल्स अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ जितने भी लोग हैं वो सब मरकर बार बार जिंदा हो सकते हैं। सोचो सही, इंसानियत में क्या बदलाव होंगे। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया था और पिंजरे में वो जो लाश थी, रात को सच में वो दोबारा हिलने लगा था। दिन के वक्त बुरा हाल था उसका, शरीर सड़ चुका था। रात के वक्त अपने आप उसमें सुधार आने लगा और सुबह होते होते वो चलने की हालत में था, और सुबह होते ही धूप में फिर से उसका शरीर जलने लगा। ये सच था। शरीर की ये बीमारी जो एक शरीर से दूसरे शरीर में सिर्फ जख्म के जरिए पहुंच सकती है, हवा में ये बीमारी फैलती नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसा मृत इंसान जिसमें वो बीमारी है किसी और इंसान को काटे, उसके शरीर में ये बीमारी चली जाए, तो वो भी इसकी तरह ज़ॉम्बी बनेगा और इनका अंत नहीं हो सकता। धूप में सिर्फ ये जलते हैं, रुकते हैं, रात को फिर से जिंदा हो जाते हैं, खाना ढूंढते हैं। मुझे यहां पर ऐसे फंसाया गया था कि मैं यहां से निकल ना पाऊं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं फॉरेस्ट रेंजर रह चुका हूं। मैं यहां से भी निकल सकता था। दिन के वक्त मैं जहां से उस दरवाजे का इस्तेमाल करके इस टापू के अंदर आया था, वो सबसे कमज़ोर हिस्सा था। वहां उस फेंसिंग को काटने के लिए मैं पाइलर अपने साथ रखता था। उसे काटकर बाहर निकलने का रास्ता बनाया, लेकिन एक बार में मैं यहां से ज़्यादा दूर जा नहीं सकता था। पीछे बड़ी मोटर पड़ी थी, बड़ी बैटरीज थी। 3 दिन लगाकर मैंने एक कश्ती बनाई थी, उसमें मोटर लगाई थी ताकि मैं वहां से ज़्यादा दूर निकल पाऊं। हथियार अपने पास थे,
क्योंकि हो सकता है वहां से निकलते वक्त मुझ पर हमला हो या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो। आसपास कई छोटे छोटे और टापू थे, उससे मैं छिपकर यहां से दूर निकल सकता हूं। यही कारण है कि ये टापू दूर से नजर नहीं आता। बड़े जहाज के जरिए इसके करीब पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, ये नजर ही नहीं आता। 15 दिनों तक मैंने ये काम किया था। मैं वहां पर दिन के वक्त जाता और रात के वक्त चुपचाप उस मेंशन के अंदर रहता। मैंने वहां पर एक लैब भी देखी थी। वो बंकर था, अंडरग्राउंड बंकर, जहां पर मैंने ऐसे जीव देखे। यहां सिर्फ इंसान ही नहीं है, यहां पर तो कुत्ते, बंदर, बिल्लियां, उनके ऐसे वायरस भी बनाए गए हैं जो उन्हें भी हमेशा के लिए जिंदा रखें। और उनकी आंखें ये बता रही थी उनके शरीर पर वो अलग वायरस अलग तरीके से असर करता है। अगर ये मिश्रित हो जाएं तो और भी भयानक रूप ले सकते हैं। मैंने उन जानवरों के शरीर को बदलते हुए देखा था, लेकिन वो बड़े बड़े ट्यूब में थे, इसीलिए निकल नहीं सकते थे। उस लैब के अंदर मैंने कई ज़ॉम्बीज़ को देखा तो मुझे वहां से निकलना पड़ा। सुबह सुबह मैं जैसे ही उस कश्ती में बैठकर वहां से निकला था, मैं जानता था मुझे रोकने की कोशिश होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। आसपास के किसी टापू के ऊपर मुझे कोई नहीं मिला। यहां पर अगर कोई कश्ती बनाता तो चप्पू चलाते चलाते यहां से निकल नहीं पाता, क्योंकि पानी का बहाव कुछ ऐसा है, पानी छिछला है जो बार बार उस टापू की तरफ आपकी कश्ती को धकेल सकता है। लेकिन किसने सोचा होगा मैं जंगल में कश्ती बना लूंगा, मोटर से उसे चला सकता हूं। ऐसे छिछले पानी से मैं निकला था और समुद्री रास्ता तय करके पहुंच आया था दक्षिण भारत के उस कोने में, जिससे मैं दोबारा घर पहुंच सकता था। लेकिन जानता था वो आदमी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर मैंने वहां की कोई जानकारी लीक की तो वो बड़ा आदमी है, मुझे मरवा भी सकता है। मुझे अपनी पहचान छिपानी होगी, वहां से निकलना होगा, लेकिन उसे एक चेतावनी जरूर दूंगा ताकि उसकी रात की नींदें भी हराम हो जाएं। आखिर उसे कुछ दर्द देना भी सही होगा। एक अनजान नंबर से मैंने उसे फोन किया था। मेरी आवाज सुनकर वो घबरा गया था। तो तुम कहां से बोल रहे हो? मैंने कहा, आपको क्या लगा था मैं वहां से निकल नहीं पाऊंगा? उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा या मार डालूंगा, किसी को मत बताना, बल्कि उसने कहा था तुम वहां से जब बाहर निकले तुमने कोई रास्ता तो नहीं बनाया था ताकि उस फेंसिंग से कोई बाहर आ सके। मैंने कहा, देखिए वहां से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ ऐसा तो करना ही पड़ता, आपने तो मुझे मरने के लिए वहां पर छोड़ दिया था। उसने कहा, यानी तुमने जिस जगह से रास्ता बनाया है क्या कोई और वहां से निकल सकता है? मैंने कहा, हाँ निकल सकता है, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने कहा, हे भगवान, मुझे तुम्हें वहां पर भेजना ही नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता था तुम वहां ऐसा कुछ करोगे। एक बार सोच कर देखो, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे खुद की मौत का डर है। वहां से अगर वो आदमी बाहर निकला, कोई भी एक, वो बीमारी समुद्री जीवों में फैली, फिर वो इंसानों तक तो पहुंच ही जाएगी। और सोच कर देखो, अगर उनमें से एक समुद्री तट पर पहुंच गया और उसने किसी को काटा या कई लोगों को काटा, जब तक किसी के कुछ समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसने ये कहकर फोन काट दिया था। मैं उसे धमकाना चाहता था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं वहां से छिपकर निकल चुका था। अपने परिवार को भी मैंने निकाला। मुझे लग रहा था वो मेरा पीछा करेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो किसी और काम में लग चुका था। कुछ समय बाद मुझे खबरें मिली थी, केरल के समुद्री तट पर कई लोगों पर हमला हुआ है और कई लोग नशे की हालत में अजीब हरकतें करते हुए देखे गए। वो आदमी, वो बिजनेसमैन इसके बाद देश छोड़कर जा चुका था, लेकिन उस हिस्से में घटनाएं बढ़ने लगी हैं और उस जगह पर माना जा रहा है किसी तरह की बीमारी फैली है जो जानवरों को बीमार कर रही है।
ये अभी की बात है और मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ। शायद वो सबसे बड़ी गलती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी या उसे नहीं करनी चाहिए थी। लगभग 20 दिनों बाद उस आदमी से दोबारा बात हुई थी। किसी तरह मैंने पता किया कि वो कहाँ पर है। बात की मैं जानना चाहता था आखिर क्या सब कुछ काबू में आया। उसकी लड़खड़ाती हुई जबान, वो इतना अमीर था, किसी चीज़ से नहीं डरता था, कहीं भी जा सकता था, लेकिन वो भी घबराया हुआ। और उसने कहा था हमारी टीम वहाँ पर गई थी, वहाँ कोई नहीं था, वो पता नहीं वहाँ से कैसे निकले और हमने ये सोचा ही नहीं। वो सांस नहीं लेते, वो पानी के नीचे चलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी मछली ने, व्हेल ने, मानो शार्क ने उन्हें खाया तो उसके अंदर भी वायरस होगा। अगर वो बचकर तट पर पहुंचे तब भी नुकसान। अब इसे रोका नहीं जा सकता। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन बस इतना याद रखना, उससे दूर जा सकते हो, उनसे छिप नहीं सकते। शायद ये हमारी गलती थी, हमें समय चाहिए था, हमें जानना था उसे ठीक कैसे किया जाए ताकि उसका इस्तेमाल हो, और शायद अब बहुत देर हो चुकी है। बस इतनी ही बात हुई और मैं यहाँ से निकलने की तैयारी में हूँ। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक बार खबरें सुनिएगा ज़रूर। आज की ही क्या सच में केरल के समुद्री तटों पर कुछ ऐसा हुआ है जब जानवरों के साथ बुरा हो रहा है? जानवर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो रहे हैं। लोगों को ऐसी बीमारी हो रही है कि उनसे शुरू में चला नहीं जा रहा। आंखों में किसी तरह की फंगस फैल रही है। कहीं सच में दुनिया बदलने वाली तो नहीं?